तो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सभी सब्जेक्ट्स को आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इन्हीं सारी प्रिपरेशन के बीच में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का सेशन। सो आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स देखेंगे। कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। उन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने होंगे, एंड देन वी विल सी दी करेक्ट आंसर विथ डिस्कशन। सो हमारे साथ काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। और आप सभी तक मेरी अगर आवाज़ पहुंच पा रही हो तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देन वी विल स्टार्ट दी सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विशाल जी, रोहित जी, प्रदीप जी। ओके, तो क्या इससे पहले आप लोगों ने करंट अफेयर सेशन मेरे साथ कंटिन्यू किया है? इससे पहले क्या आप लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स? ओके, तो आप सभी रिवीजन कर रहे हैं उन टॉपिक्स का, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक अगर आप वही क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। बहुत कम संभावना होती है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। और इसी तरीके से आज भी हम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि चैट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आंसर करेक्ट ही हो। आप आंसर बताने की कोशिश करें कि साल भर हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं। और करंटली अगर हम देखें तो कुछ रीसेंट मंथ के टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम सुनते ही रहते हैं। सो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। तो ये रहा स्क्रीन पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2025? उमा शंकर, उषा जानकी रमन, आर सुब्रमण्यम और मीना अग्रवाल। ओके, सो विपिन जी का आंसर बी आया है। बाकी कुछ पार्टिसिपेंट्स का आंसर आर सुब्रमण्यम जी भी हैं। एक मीना अग्रवाल भी आया है। सो देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज उषा जानकी रमन। उषा जानकी रमन जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि जनरली अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये उषा जानकी रमन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is the RBIOS 2024-25 which relates to which area of banking? So basically यहाँ पे पूछा गया है जो RBIOS है वो बैंकिंग की कौन से एरिया से रिलेटेड है। ट्रेजरी ऑप्शंस, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल, बेसिल नॉर्म्स और फिनटेक लाइसेंसिंग। ओके, तो सभी का आंसर मुझे लगता है मेजोरिटी के साथ बी आ रहा है, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल। कुछ आंसर्स डी भी हैं। तो देखेंगे हम करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम लास्ट आंसर देखें तो पूर्वा जी का आया है, दैट इज डी। और एक आंसर रविंद्र जी ने भी दिया है, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल।
So here the correct answer is B, that is customer grievance redressal. जो RBIOS है, ये कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इट इज रिलेटेड टू विच एरिया, और यहाँ पे बैंकिंग ना होकर ऑप्शन में बैंकिंग हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI and Bank of India sign an MOU for creating a center of excellence in which area? Retail lending, project financing leadership, MSME credit analysis और ऑफशोर बैंकिंग। तो जो SBI है और स्टेट ऑफ सॉरी बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन है कौन से एरिया में, इन्होंने किस एरिया में इसको साइन किया है। सो रिटेल लेंडिंग के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लीडरशिप के लिए, MSME क्रेडिट एनालिसिस के लिए, या फिर ऑफशोर बैंकिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। अभी आपके आंसर आ रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लीडरशिप और MSME क्रेडिट एनालिसिस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लीडरशिप। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने वाले हैं हम, ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लीडरशिप में क्रिएट करेंगे, और हम मतलब यहाँ पे SBI और बैंक ऑफ इंडिया से है। ठीक, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेबी प्रपोजल सजेस्ट एक्सक्लूडिंग विच सिक्योरिटीज फ्रॉम BSDA एलिजिबिलिटी वैल्यूएशन? इक्विटी शेयर्स, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ETFs। तो यहाँ पे सेबी का एक प्रपोजल है, और कौन सी सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया है इसने BSDA एलिजिबिलिटी वैल्यूएशन से? इक्विटी शेयर्स को, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को, या फिर ETFs को। तो यहाँ पे ETF का फुल फॉर्म क्या होगा एक बार बताइएगा। ओके, तो सेबी का क्वेश्चन एक बार बता दीजिएगा कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ओके, एक्सचेंज ट्रेड फंड यहाँ पर आंसर आया है, इक्विटी फंड भी आया है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देखिएगा जो सेबी का प्रपोजल है, इसमें इन्होंने, आपका आंसर बी और सी आ रहा है सभी पार्टिसिपेंट्स का, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स। तो जो सेबी का प्रपोजल है, इसमें इसने सजेस्ट किया है कि जीरो कूपन या जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स को एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम BSDA एलिजिबिलिटी वैल्यूएशन। अच्छा, ये BSDA जो यहाँ पर मेंशन है, तो क्या आप लोग फुल फॉर्म बताना चाहेंगे BSDA का? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ BSDA? एनीवन? ओके, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Basic saving deposit account. Okay, sir. Thank you very much. So now coming to the basic service demat account. Okay. अभी एक आंसर ये भी आया है बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, और एक आंसर आया है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। तो क्या यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, या फिर हम सेबी के रिस्पेक्ट में देखें तो BSDA का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या मीनिंग होगा? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द भीम UPI सर्कल full delegation feature allows delegated users to spend up to how much per month? 5,000, 10,000, 15,000 और 25,000। तो जो भीम UPI सर्कल फुल डेलीगेशन है, इसमें कौन सा फीचर मतलब यहाँ पे अलाउ कर रहा है डेलीगेटेड यूजर्स को कि वो कितना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं पर मंथ में, बताइएगा। बी और डी। सो या तो 10,000 होगा या फिर 25,000। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है।
बी डी ऐसे आंसर आ रहा है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 15,000 रुपीज। अब जल्दी से देखते हैं क्या किसी ने आंसर सी बताया था। तो मोनिका जी ने आंसर बताया था सी, और एक ही आंसर करेक्ट था, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर। सो जो भीम यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन है, इसमें इसने डेलीगेटेड यूजर्स को अलाउ किया है कि 15,000 पर मंथ ये स्पेंड कर सकते हैं। ठीक। Coming to the next question, the new Bheem delegation feature primarily benefits। तो जो अभी न्यू भीम डेलीगेशन फीचर है, इसमें प्राइमरली बेनिफिट क्या है? कॉर्पोरेट्स को है, सीनियर सिटीजन्स और यंग एडल्ट्स को, फॉरेन टूरिस्ट को, या फिर लोन कस्टमर्स को? ओके, बताइएगा करेक्ट आंसर। धर्म जी का आंसर है बी, और सभी के आंसर बी आ रहे हैं, दैट इज सीनियर सिटीजन्स एंड यंग एडल्ट्स आंसर होना। आवाज नहीं आ रही मैडम। जी जी जी, सभी के आंसर आ रहे थे इसलिए मैं देख रही थी। ओके, तो यहाँ पे आप सभी के आंसर आए हैं सीनियर सिटीजन्स एंड यंग एडल्ट। एक आंसर आया है ए या बी, दोनों हो सकते हैं, और एक आंसर आया है सी, दैट इज फॉरेन टूरिस्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सीनियर सिटीजन्स एंड यंग एडल्ट्स। सो बेसिकली अभी जो भीम डेलीगेशन है, ये नया इसमें जो फीचर है, इसमें प्राइमरली फोकस किया गया है सीनियर सिटीजन्स और यंग एडल्ट्स को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिसीव्ड न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन November 24, 2025? 3, 4, 5 और 6? तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इनको मिले हैं 24 नवंबर 2025 को? तो अभी रिसेंट ही ये हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे करेक्ट आंसर। अभी सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं, जैसे ही आंसर आना रुक जाएंगे तो हम करेक्ट आंसर देखेंगे। ओके, तो सभी का कहना है कि 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्हें न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिले हैं। कुछ आंसर 3 भी हैं। ठीक है, तो ए और बी आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्हें न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिले हैं ऑन November 24, 2025। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड ईडी ऑफ कैनरा बैंक? अमरीश प्रसाद, सुनील कुमार चुग, मिनी टीएम, और अमित कुमार श्रीवास्तव? ओके, अब बताइएगा आप लोग आंसर। परमेश्वर जी का आंसर आ रहा है बी, सुनील कुमार चुग। वीरेंद्र जी का भी आंसर आया है अमित कुमार श्रीवास्तव। सभी के आंसर, ऐसा नहीं है कि बी और डी, एक ही दो पार्टिसिपेंट्स ने आंसर किए हैं, बट कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जो फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी आंसर देते हैं, तो उनके आंसर जरूर यहाँ पे रीड किए जाते हैं। रविंद्र जी का भी आंसर पढ़ा जाएगा क्योंकि उनका कहना है, आई एम श्योर दैट सुनील कुमार चुग इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सुनील कुमार चुग। तो सभी का आंसर करेक्ट है। तो सुनील कुमार चुग जो हैं वो नए ईडी बने हैं कैनरा बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरीश प्रसाद वॉज अपॉइंटेड ईडी ऑफ। तो अब अमरीश प्रसाद कहाँ पर ईडी अपॉइंट हुए हैं? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र? अभी हम इससे पहले का ही क्वेश्चन रीड करके आए हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन ए, दैट इज कैनरा बैंक। क्योंकि कैनरा बैंक की ईडी कौन बने हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी हमने डिस्कस किया था। बाकी सभी का कहना है आंसर सी होगा, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सुनील कुमार चुग। ठीक है, डन। सो यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यू ईडी बने हैं अमरीश प्रसाद। यहीं पर हम याद कर लेंगे, कैनरा बैंक तो सुनील कुमार चुग, अमरीश प्रसाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
आगे देखते हैं अदर बैंक्स के भी अगर आंसर होंगे तो बढ़िया है। सो मिनी टीएम वॉज अपॉइंटेड ईडी ऑफ विच बैंक? मिनी टीएम को कहाँ का ईडी बनाया गया है, कौन से बैंक का? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। अब हम फिर से यहाँ पे कैनरा बैंक एलिमिनेट कर देंगे। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे आंसर यहाँ पे ए बी सी तीनों आ रहे हैं, तो कोई भी पार्टिसिपेंट जो 100% श्योर हो अपने आंसर पर? एनीवन? ओके, सी श्योर। बाकी बीओबी के लिए भी आंसर आए हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इंडियन बैंक। रविंद्र जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी भी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आंसर बताया सही है, जैसे यज्ञ जी है, अंश जी है, अनिल कुमार जी हैं। तो सर आप सभी के आंसर करेक्ट हैं। मिनी टीएम इंडियन बैंक। तो अभी तक हमने तीन पढ़े हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ईडी कौन है? अमरीश प्रसाद। अमरीश प्रसाद, ओके। और कैनरा बैंक के ईडी कौन है? सुनील कुमार। सुनील कुमार चुग, ओके। और मिनी टीएम इंडियन बैंक। अभी हम इसे रिवाइज करते जाएंगे ताकि हम भूले नहीं, याद रहे, हमको इतने सारे नाम हैं। प्रभात किरण हैज बिकम ईडी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और पीएनबी। देखिए सारे याद होंगे ना तो एक फायदा और है, एक बेनिफिट समझिएगा कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अभी कैनरा बैंक सभी एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने सुनील कुमार चुग पढ़ लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि मिनी टीएम जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन बैंक के बने हैं, वो हमने इंडियन बैंक देखा था, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। हाँ, इंडियन बैंक के बने हुए हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईडी बने हैं प्रभात किरण। All newly appointed EDs will serve for a tenure of 1 year, 2 years, 3 years और 5 years। तो जो ईडी हैं उनका टेन्योर कितने साल का रहेगा ये बताइएगा। 3 इयर्स का, ओके। कुछ आंसर्स 2 इयर्स के लिए भी हैं। So let's see the correct answer. Here's the correct answer will be C, that is of 3 years. So all newly appointed EDs will serve for a tenure of 3 years. Next question. UP TIPS, UP TIPS integration aims to connect India with which region? So Middle East, Eurozone, ASEAN और अफ्रीका। तो जो यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन है ये इंडिया को कौन से रीजन से कनेक्ट करने वाला है, बताइएगा। सी, आसियान। अच्छा, आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा? इससे पहले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। बी में बी, ओके। ओके, तो सभी ने आंसर दिया है यहाँ पर, बट अगर हम यहाँ पे पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सो यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये सभी को पता होगा। Now coming to the tips. So tips is target instant payment settlement. Okay, याद रखिएगा, टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे चीपर, फास्टर और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सके, इसी के लिए इसको लेकर आए हैं और इसे इंटीग्रेट किया गया है यूरोजोन के साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो याद रखिएगा यूरोजोन के साथ इसे यहाँ पर इंटीग्रेट किया है। आरबीआई ने इनिशिएट किया है टिप्स, दैट इज यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन, ताकि जो इंडिया और यूरो का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है वो बूस्ट अप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिप्स इज ऑपरेटेड बाय यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरो सिस्टम, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो टिप्स को कौन ऑपरेट करता है, क्वेश्चन ये है।
अभी हमने डिस्कस किया है, तो आप अगर थोड़ा सा अगर मतलब फोकस करें तो आंसर करेक्ट बता सकते हैं। इससे क्या होगा? सो फास्टर और चीपर रेमिटेंसेस हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी एनहांस्ड हो जाएगी, जितने भी एनआरआईज और बिजनेसेस हैं उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, और इंडिया का जो फिनटेक डिप्लोमेसी है वो भी बूस्टअप होगा। यूरो सिस्टम, सभी का आंसर करेक्ट है। यूरो सिस्टम दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है टिप्स को। ठीक, एक बार फिर से फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ यूपीआई टिप्स लिंकेज इज ऑफलाइन पेमेंट्स, रियल टाइम लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, मर्चेंट डिस्काउंट रिडक्शन, और क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट। ओके, अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज रियल टाइम लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को के लिए लिंक किया गया है। तो यूपीआई टिप्स का गोल है कि रियल टाइम लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज यूपीआई रिकॉर्डेड हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस इन नवंबर 2025? 15.2 बिलियन, 18.9 बिलियन, 20.47 बिलियन, और 25.6 बिलियन। तो जो इंडिया का यूपीआई है, इसने कितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, कितने ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं नवंबर 2025 में? ओके, सभी पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि आंसर बी या सी होना चाहिए। आई थिंक 80% आंसर 20.47 बिलियन है और 20% आंसर 18.9 बिलियन है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, majority wins, that is 20.47 billion. Now coming to the next question, zero coupon, zero principal bonds are also known as sovereign green bonds, SGBs, ZCZP bonds, और PIBs। तो जो जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें और क्या कहा जाता है? जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, ए और सी। 90% आंसर है ZCZP बॉन्ड, और 10% आंसर है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है ZCZP। तो ZCZP क्या होता है, एक बार बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZCZP? जीरो कूपन, जीरो ए प्रिंसिपल। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन है। सो करेक्ट आंसर है ZCZP बॉन्ड्स, जिसे जीरो, जिसका फुल फॉर्म है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया बहरीन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंक इंटीग्रेट्स यूपीआई विथ FedNow, फाउरी प्लस, स्विफ्ट जीपीआई, और पिक्स इंस्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे बहरीन से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि इंडिया बहरीन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जैसे अभी हमने यूरो का पढ़ा था टिप्स, तो इसको इंटीग्रेट किया है, किसको? यूपीआई को इंटीग्रेट किया है फावरी प्लस के साथ। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटी पार्टनर्ड फ्रॉम बहरीन फॉर यूपीआई फावरी प्लस इंटीग्रेशन, FAWRI? पे टैप्स, बेनिफिट, अल्बा फिनटेक, और गल्फ पे। तो कौन सी एंटिटी है जिसने पार्टनरशिप की है बहरेन से यूपीआई फावरी प्लस इंटीग्रेशन के लिए? बी और डी? तो सभी का आंसर आ रहा है, आई थिंक 60% आंसर इज बेनिफिट एंड 40% गोज फॉर गल्फ पे। कमिंग टू द करेक्ट आंसर, तो बेनिफिट एंटिटी है जिसने पार्टनर किया है फ्रॉम बहरेन for UPI Fawry Plus integration. Next question. Output gap compares current output versus labor hours, actual GDP versus potential GDP, growth GDP growth versus fiscal deficit, और interest rate versus inflation. So basically यहाँ पे क्वेश्चन है
कि जो आउटपुट गैप है ये कंपेयर करता है करंट आउटपुट और लेबर आवर्स को एक्चुअल जीडीपी या फिर पोटेंशियल जीडीपी को, जीडीपी ग्रोथ या और फिजिकल डेफिशिएट को। और लास्ट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट वर्सेस इन्फ्लेशन। आप सभी का आंसर आ रहा है बी। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, आउटपुट गैप कंपेयर्स एक्चुअल जीडीपी वर्सेस पोटेंशियल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी अप्रूव्ड $800 million loan for India to support real estate, multiple projects across sectors, gold monetization और tourism reforms. So basically ADB ने $800 million लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए। तो किस चीज को सपोर्ट करने के लिए इसे अप्रूव किया गया है? आपका कहना है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स। Okay, so let's see the correct answer. Correct answer will be B, multiple project across sectors. So multiple projects across sectors. To support this, ADB approved $800 million loan for India. Next question. SEBI relaxed education criteria for which categories? Bank auditors, insurance agents, investment advisors and research analysts और म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज। तो बेसिकली यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, एजुकेशन क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स किया है। कौन सी कैटेगरी के लिए? बैंक ऑडिटर्स के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट के लिए या फिर म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज के लिए। सभी का कहना है 95% आंसर है सी, दैट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। और एक आंसर डी भी आया है, दैट इज म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी, आई थिंक सी ही होना चाहिए। देखते हैं एक बार। सी करेक्ट आंसर है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए सेबी ने एजुकेशन क्राइटेरिया को रिलैक्स्ड किया है, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई रिटर्न द यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस एप्लीकेशन ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस एप्लीकेशन को रिटर्न किया है ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटेस एसएफबी और उज्जीवन एसएफबी। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर आना थोड़ा स्लो हो गया है, आई थिंक क्वेश्चन डिफिकल्ट है। So the correct answer is B, that is Jan Small Finance Bank. RBI returned the Universal Bank License application of Jan Small Finance Bank. Next question. Which bank recently crossed the $100 billion market capitalization milestone? HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, SBI or Axis Bank? Recently $100 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है कौन से बैंक ने? और सभी का मेजॉरिटी के साथ आंसर आ रहा है सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। और देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एसबीआई हैज क्रॉस्ड द $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन माइलस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the new RBI directions, loans can be taken against which type of silver? तो आरबीआई के न्यू डायरेक्शन के बेसिस पर अब लोन कौन से सिल्वर के अगेंस्ट में लिया जा सकता है? सिल्वर बुलियन ओनली, सिल्वर बैक्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स और ऑल फॉर्म्स ऑफ सिल्वर। So with the majority answer is coming, that is C, silver ornaments and coins. Let's see the correct answer. It's C. Under the new RBI directions, loans can be taken against silver ornaments and coins. Okay. Next question. What is the maximum quantity of silver ornaments allowed as collateral? तो maximum quantity कितनी होनी चाहिए सिल्वर ऑर्नामेंट्स की जिसे कोलेटरल की तरह
ट्रीट किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। 5 kg, 10 kg, 15 kg और 20 kg। बी, 10 kg। ओके, सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 kg। तो 10 किलोग्राम इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स allowed as collateral. The valuation of silver will be based on data from RBI and ADI, IBGA, India Bullion and Jewelers Association or SEBI regulated exchanges, International Silver Council और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज ओनली। सिल्वर का वैल्यूएशन जो किया जाएगा तो वो किसके डेटा पे बेस्ड होगा? आरबीआई और इडाई के, इब्जा और सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस, आईएससी और एनसीई। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा और सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस का जो डेटा है, इस बेसिस पर हम सिल्वर का वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग मस्ट द लेंडर टेक टू रिलीज प्लेज्ड सिल्वर आफ्टर रिपेमेंट? 3 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज और 10 वर्किंग डेज। तो ब्लेंडर को कितना टाइम दिया जाएगा टू रिलीज प्लेस्ड सिल्वर आफ्टर रिपेमेंट? सी, डी, ए। ओहो, यहाँ पे लगभग सभी ऑप्शंस आ चुके हैं, बस बी नहीं आया है। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि आई थिंक इक्वली आंसर आ रहे हैं ए, बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 7 वर्किंग डेज must the lender take to release pledged silver after repayment. Next question. SBI launched the SBI Star program to recognize customer loyalty, digital innovation, employee talents in arts, sports and social impact or branch performance. SBI ने SBI स्टार प्रोग्राम लॉन्च किया है किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए? कस्टमर लॉयल्टी को, डिजिटल इनोवेशन को, एम्प्लॉय टैलेंट्स को इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड सोशल इम्पैक्ट और ब्रांच परफॉर्मेंस। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एम्प्लॉय टैलेंट्स इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड सोशल इम्पैक्ट के लिए एसबीआई ने लॉन्च किया है एसबीआई स्टार। सो हियर आई थिंक स्टार इज फुलफिलिंग दी arts, sports and social impact. Okay. So this is the last question of today's session and I hope सभी participants आंसर बताएंगे। Total deposits under PMJDY as of October 2022, 2025 are 1.5 lakh crore, 2.0 lakh crore, 2.7 lakh crore और 3.5 lakh crore। तो PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें 22 अक्टूबर 2025 तक टोटल डिपॉजिट कितना था? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सभी आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है। 95% आंसर 2.75 लाख करोड़ है और 5% गोज फॉर 3.5 लाख करोड़। एंड आई थिंक इसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज, लास्ट आंसर आया है पूर्वा जी का, देखते हैं करेक्ट आंसर है आपका या नहीं। बिल्कुल करेक्ट है। तो 2.75 लाख करोड़ टोटल डिपॉजिट रहा है अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना एज ऑफ 22 अक्टूबर 2025। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन। और आज का शुभ विचार है, इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। और ओके, आज के सेशन को लेकर आपके कोई फीडबैक हैं तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। अपकमिंग सेशन में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। एंड देन वी विल वाइंड अप दी सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा।
अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।